नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर संदीप धुआं शायद संधान 99 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे मित्रों क्रिया, और क्रिया में हम पढ़ चुके हैं कर्म के आधार पर क्रिया के भेद और प्रयोग एवं संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। आज हम पढ़ेंगे काल के आधार पर क्रिया के भेद। काल के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। ये हुई सामान्य जानकारी, लेकिन एक प्रश्न में देता हूँ आपको, इसमें से आप प्रयास करना कि काल के आधार पर आप कितनी जानकारी रखते हैं। काल के आधार पर क्रिया के वर्गीकरण जो किए गए हैं उसमें कितनी जानकारी आप रखते हैं, अपना एक बार मूल्यांकन करें। उसके बाद हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। यदि वह पढ़ता तो सफल हो जाता। इसमें कौन से काल की क्रिया निहित है? इस क्रिया से कौन से काल का बोध होता? इसमें 4 ऑप्शन है मित्रों। क्या ये आसन्न भूतकाल है, क्या ये पूर्ण भूतकाल है, या संदिग्ध भूतकाल है, या फिर ये हेतुमद। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ये जो पंक्ति है इसमें कौन सा काल, ये क्रिया जो है कौन से काल का बोध कराती है? क्या आसन्न भूतकाल का बोध कराती है, या फिर पूर्ण भूतकाल का बोध कराती है, या संदिग्ध भूतकाल का बोध कराती है, या फिर हेतुमत भूतकाल का बोध कराती है? प्रश्न मित्रों इस तरह के आते हैं। सरल सामान्यतः जो सामान्य जानकारी होती किसी विषय की, वह सामान्य जानकारी से प्रश्न को रेयर केस में ही आ सकता है। बाकी प्रश्न इस तरह के आते हैं। यदि वह पढ़ता तो सफल हो जाता। इससे इतना तो पता चलता है कि ये क्रिया भूतकाल में हुई, यानी कि वो उसने प्रयास किया था लेकिन वो असफल हो गया, यानी सफल हो जाता, वो सफल नहीं हुआ। मतलब मामला तो भूतकाल का है, लेकिन साथ में क्या है? यदि वह पढ़ता तो आसन्न का मतलब होता है निकट। निकट किसके निकट? वर्तमान के निकट। वर्तमान के निकट यानी क्रिया भूतकाल की है लेकिन वर्तमान के निकट है। इसका मतलब होता है कि भूतकाल में अभी अभी थोड़े समय पहले जो कार्य हुआ है उसको हम कहते हैं आसन्न भूतकाल। पूर्ण भूतकाल, भूतकाल में तो कार्य हुआ है लेकिन काफ़ी समय पहले हुआ है, इसका मतलब होता है पूर्ण भूतकाल। और संदिग्ध भूतकाल जिसके बारे में हमें निश्चय नहीं है। काम तो भूतकाल में हुआ है लेकिन हम निश्चय नहीं कर पाते उसके बारे में, तो इसमें तो ये। और चौथा है हेतुमत भूतकाल। तो सबसे पहले देखें, यदि वह पढ़ता तो सफल हो जाता। इसमें कहीं भी ये पता नहीं चलता कि ये आसन्न भूतकाल में काम हुआ है, यानी अभी भी हुआ है, ऐसा पता नहीं चलता। क्योंकि यदि पढ़ता तो सफल हो जाता। हो सकता है कि अभी हुआ हो सकता है 10 साल पहले का मामला हो, तो इससे तो क्लियर तो नहीं हो पाता। तो आसन्न भी नहीं है और पूर्ण भी नहीं है, क्योंकि उससे ये भी पता नहीं चलता बहुत पहले हुआ है, हो सकता है थोड़े समय पहले हुआ, तो दोनों ही नहीं है इसमें। आसन्न भूतकाल भी नहीं कह सकते, पूर्ण भूतकाल भी इसको नहीं कह सकते। संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध वाला तो मामला ही नहीं है, क्योंकि इसमें कोई संशय नहीं, एकदम क्लियर है कि यदि वह पढ़ता तो सफल हो जाता, यानी सफल नहीं हुआ और पढ़ा नहीं वो, इसलिए संदिग्धता वाली कोई बात है ही नहीं। तो फिर बचता क्या है? हेतुमद भूतकाल। हेतुमद भूतकाल का मतलब होता है, यदि हम थोड़ा सा इसका वर्गीकरण पढ़ा हो तो तुरंत पता चल जाएगा। हेतुमद भूतकाल में क्या होता है? एक शर्त रखी जाती है साथ में। यदि वह पढ़ता तो ये शर्त रखती तो वह सफल हो जाता। तो हेतुमद भूतकाल इसमें सही ऑप्शन है। तो मित्रों इसी आधार पर हम पढ़ते हैं काल क्रिया का वर्गीकरण। काल के आधार पर क्रिया का वर्गीकरण, इस आधार पर ये देखना, ये चैप्टर पढ़ने के बाद, छोटा चैप्टर है, इसको पढ़ने के बाद देखना कि ये प्रश्न आप हल कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं।
इसको पीडीएफ के माध्यम से देखते हैं, टाइम कम लगेगा। काल के आधार पर क्रिया का वर्गीकरण। जिस काल में क्रिया संपन्न होती है उसके अनुसार उसके तीन भेद होते हैं। तो पहले वाला है भूतकालिक क्रिया, यानी भूतकाल में जो क्रिया संपन्न हो, क्रिया के उस क्रियाबोधक शब्द से हमें यह पता चलता हो कि ये क्रिया भूतकाल में संपन्न हुई है, उसको भूतकालिक क्रिया हम कहेंगे। कि वे क्रियाएं जिसके द्वारा भूतकाल में कार्य संपन्न होने का बोध होता हो। क्रिया को देख करके हमें पूछा ही क्रिया के बारे में जा रहा है, तो हम क्रिया की स्थिति देख करके हम पता करेंगे कि ये क्रिया कौन से काल में संपन्न हुई है। तो ऐसी क्रियाएं जिनसे हमें बोध होता हो कि ये क्रिया भूतकाल में हुई है, तो उसको कहेंगे हम भूतकालिक क्रिया। और ऐसी क्रिया शब्द जिनसे हमें बोध होता हो वर्तमान काल का, तो उसको वर्तमानकालिक। और ऐसी क्रियाएं जिनसे पता चलता हो कि वो भविष्यत काल में हुई है, तो उसको हम कहेंगे भविष्यतकालिक क्रिया। तो वे क्रियाएं जिनके द्वारा भूतकाल में कार्य संपन्न होने का बोध होता है उन्हें भूतकालिक कहते हैं। भूत का मतलब क्या होता है? भूत बीता हुआ, गया हुआ, जो जा चुका है, समाप्त हो चुका है, उसको कहेंगे हम भूत। किसी व्यक्ति को भी बारे में कहते हैं कि हम भूत का जो एक आध्यात्मिक इस मामले से भी जुड़ा हुआ ये नाम आता है भूत। भूत का मतलब यह था जो भूतकाल में चला गया, जो बीत गया है, उसको भूत कहते हैं। तो ऐसी क्रियाएं जिनसे हमें बोध होता है कि भूतकाल में संपन्न हो चुकी हैं। अब इसमें देखेंगे भूतकालिक क्रिया तो ठीक है, ये तो सामान्य सी जानकारी हुई, लेकिन भूतकालिक क्रिया के जो भेद है मित्र उसको देखें आप थोड़ा ध्यान से। सबसे पहले वाला है आसन्न भूत। आसन भूत का, आसन का मतलब होता है निकट, बहुत ज़्यादा समय पहले नहीं, यानी थोड़े समय पहले जो क्रिया घटित हुई हो उसको कहेंगे हम आसन। तो आसन भूतकालिक क्रिया भूतकाल में तो घटित हुई है, लेकिन आसन बहुत पहले घटित नहीं हुई है, थोड़े समय पहले ही घटित हुई है। क्रिया के जिस रूप से कार्य के कुछ समय पूर्व ही स्लाइड को लोड कर लेना, कुछ समय ही पूर्व समाप्त होने का बोध होता हो, उसे आसन भूतकालिक क्रिया कहते हैं। आसन भूतकालिक यानी क्रिया भूतकाल में घटित हुई है लेकिन बहुत समय पहले नहीं हुई, थोड़े से समय पहले ही घटित हुई है, उसको हम कहेंगे आसन भूतकालिक क्रिया। इस वाक्य के अंत में चुका हूँ, चूंकि जिस प्रकार आप अंग्रेजी में टेंस पढ़ते हैं उसी प्रकार ये शब्द आया करते हैं। मैं पहुँच चुका हूँ, यानी कि आप कहीं भी जाते हैं और जाकर के अपने घर फ़ोन करते हैं, तो आप पहुंचते ही उस जगह पे आपकी यात्रा पूरी हो चुकी है, आपका काम पूरा हो चुका है, और तुरंत फ़ोन करते हैं कि मैं पहुंच चुका हूं। इसका मतलब है चुका लगाया है इसके आगे, तो आपने अभी अभी ये काम ख़त्म किया है। मैं पहुंच चुका हूं, गाय ने पानी पिया है, यानी अभी पिया ही है लेकिन काम पूरा हो चुका, और हो चुका वो चला जाता है भूतकाल में। उसने खाना खाया है, यानी अभी खाया है। तीनों वाक्य से हमें पता चलता है कि ये जो काम है ये बहुत पहले नहीं हुए, रिसेंट अभी हुए हैं, लेकिन पूरे हो चुके, पूरे होते ही मतलब भूतकाल में चले गए। तो तीनों से पता चलता है कि आसन भूतकाल के ये तीनों उदाहरण हैं। पूर्ण भूतकालिक क्रिया। पूर्ण भूतकालिक क्रिया जो है, जिसकी क्रिया के जिस रूप से कार्य के बहुत समय पूर्व समाप्त होने का बोध होता हो। अब आसन भूत और पूर्ण भूत में अंतर याद रख लेना कि आसन भूत का मतलब अभी अभी थोड़े समय पहले जो क्रिया भूतकाल में समाप्त हुई है, और पूर्ण भूतकाल का मतलब है भूतकाल में तो क्रिया हुई है लेकिन बहुत समय पहले समाप्त हुई है। ऐसा वाक्य से हमें पता चलता है। पूर्ण भूतकालिक, मोहन खाना खा लिया था, काफ़ी टाइम हो गया, खा लिया था, काफ़ी समय हो गया। चुका लगा देते, मोहन खाना खा चुका है मतलब अभी खाया है। खा लिया था, बहुत पहले खा लिया था। वह नहा चुका था, बहुत समय पहले नहा चुका था, काम उसने बहुत पहले पूर्ण कर लिया था। तो जहाँ काम पूर्ण हो चुका हो और काफ़ी समय पहले हो तो उसे कहते हैं पूर्ण भूतकालिक क्रिया। संदिग्ध भूतकालिक क्रिया। क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने पर संशय का बोध हो। क्रिया के उस रूप को संदिग्ध भूतकालिक क्रिया
कहते हैं क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने पर संदेह हो में, पूरा विश्वास नहीं हो, डाउट हो। राधा सो चुकी होगी, राधा सोने की क्रिया कर रही थी, भूतकाल में हो गए, चला गया मामला। हमने जब देखा था वो समय भूतकाल में चला गया, लेकिन अभी हमें इस बात पे संदेह है कि उसने अभी तक वो काम पूरा कर लिया या नहीं कर लिया, क्योंकि सो चुकी होगी, हमारा अनुमान है। तन्वी ने फल तोड़ा होगा, इसके आगे शायद लगा दो, तन्वी ने फल तोड़ा होगा, शायद तन्वी ने फल तोड़ा होगा, अभी तक तोड़ लिया होगा, कर लिया होगा, कन्फर्म नहीं है हम। और जहाँ कन्फर्म नहीं होते वहाँ संशय हुआ करता है। तो उसने ये काम कर लिया होगा, सीता ने चाय बना ली होगी, क्योंकि उसने उस समय वो कार्य शुरू कर दिया था, लेकिन अभी तक हमारा अनुमान है कि वो पूरा हो चुका होगा, लेकिन विश्वास के साथ नहीं कह सकते, इसलिए हमें संशय है। तो इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो कहेंगे संदिग्ध भूतकालिक क्रिया कहलाती हैं। अपूर्ण भूतकालिक क्रिया, क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते हुए समय में जारी रहने का बोध होता हो, काम पूरा नहीं हुआ था, चल रहा था, हमने जब देखा था वो चल ही रहा था। अपूर्ण भूतकालिक क्रिया कहते हैं वाक्य के अंत में रहा, रही है आदि कहते हैं। तो हरि सो रहा था, हमने जब देखा था तो हरि सो रहा था, यानी कि काम तो भूतकाल में हो चला गया, हमने जब देखा था उस समय सो रहा था। अभी तक वो जागा है कि नहीं जागा है पता नहीं, वो सो ही रहा था। हम खेल के मैदान में जाया करते थे, यानी कि काम क्या बता रहा है, अपूर्ण। काम तो हमारा अभी भी चालू है, लेकिन हम भूतकाल में भी किया करते थे, भूतकाल के विकास खाना खा रहा था। काम तो भूतकाल का है, लेकिन ये कहता है कि अपूर्ण भूतकालिक क्रिया, ऐसा इससे पता नहीं चल रहा है कि वो काम पूरा होके समाप्त हो गया हो। चुका हूँ, चुका होगा, यहाँ काम हमारा अनुमान है कि वो काम पूरा हो चुका होगा, लेकिन यहाँ हम कह रहे हैं कि काम पूरा नहीं हुआ है। भूतकाल में तो चल, भूतकाल से चला आ रहा है, लेकिन बंद नहीं हुआ है। हरि सो रहा था, अभी तक जागा है कि पता नहीं, सो ही रहा था। हम खेल मैदान पर जाया करते थे, पहले की बात बता रहे हैं। विकास खाना खा रहा था, काम चालू है। अपूर्ण भूतकालिक, अपूर्ण भूतकालिक का मतलब ये हुआ कि हमें इससे ये पता नहीं चलता है कि काम भूतकाल में होकर के समाप्त हो गया हो, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में जारी रहने का बोध होता हो, कंटिन्यू रहो, उसे अपूर्ण भूतकालिक क्रिया कहते हैं। वाक्य के अंत में रहा, रही, करता था, करती थी आदि प्रयुक्त थे, ये चिन्ह याद रख लेना। और चौथा पांचवा है हेतु हेतुमद्ध भूतकालिक क्रिया, क्रिया का वह रूप जिसमें बीते हुए समय के साथ कोई शर्त प्रयुक्त हुई हो, शर्त प्रयुक्त हुई हो, क्रिया के उस रूप को हेतु हेतुमद्ध भूतकालिक क्रिया कहते हैं, ये याद रख लेना। दोनों में जहाँ भी वाक्य में कोई शर्त, भूतकाल में कोई वाक्य भूतकालिक क्रिया से जुड़ा हुआ हो और उसमें शर्त जुड़ी हुई हो, साथ में दो काम हो, यदि मैं पढ़ता तो सफल हो जाता, अगर वह जल्दी जाता तो गाड़ी पकड़ लेता। दोनों में काम नहीं हुआ है, सफल नहीं हुआ है और गाड़ी नहीं पकड़ी है। कार्य भूतकाल का बता रहा है, उसकी गाड़ी निकल गई, वो असफल हो गया, भूतकाल में बता। लेकिन उसके साथ हम एक एक शर्त जोड़ देते हैं कि उसका काम तो नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ उसका कारण भी बता देते। अगर वह जल्दी जाता यानी वो जल्दी नहीं गया, अगर वह पढ़ता तो यानी वो पढ़ा नहीं ठीक से, साथ में कारण भी बता दिया यानी शर्त भी बता दी। यदि ये पूरी कर देता, ये एक शर्त पूरी करता तो ये काम उसका हो जाता, ये शर्त पूरी कर देता इसका काम हो जाता। दोनों ने ही शर्त पूरी नहीं की, इसलिए दोनों का काम नहीं हुआ। दोनों ही वाक्य बता रहे हैं काम मामला भूतकाल का है, लेकिन साथ में शर्त जुड़ी हुई है, इसलिए इसको हम कहेंगे हेतु हेतुमद्ध भूतकाल। तो मित्रों, भूतकाल के ये हैं 5 भेद, ये भेद ही याद रखने इंपॉर्टेंट है। अब इसको याद रखने के लिए एक तरीका मैं आपको बता देता हूं कि जैसे पूर्ण भूतकालिक क्रिया, इसको आप याद कर रहे हो, आसन को याद कर रहे हो, तो ये बिंदु याद कर लेना 5 तो, और 5 बिंदुओं के साथ एक एक उदाहरण इनके याद रख लेना। जैसे ऊपर वाला वह नहा चुका था, एक उदाहरण याद कर लो, या 2 होते हैं तो 2 कर लो। उदाहरण जब तक याद नहीं रखोगे तब तक ये याद करने का कोई मतलब नहीं है। तो जो आपको भेद बताए हैं इसके साथ साथ आप एक एक 2 उदाहरण याद कर लेना, फिर कभी गलती नहीं होगी।
वर्तमान कालिक क्रिया। वे क्रियाएं जिनके द्वारा वर्तमान में कार्य संपन्न होने का बोध होता हो। हम यहाँ क्रिया का भेद ढूंढ रहे हैं। क्रिया को देख करके हमें पता करना है कि ये कौन से काल की क्रिया है। तो ऐसी क्रियाएं जिनसे हमें पता चलता हो कि ये क्रिया भूतकाल में हुई है तो भूतकालिक क्रिया हो गई। वे क्रिया जिनसे देख करके हमें ये पता चलता है कि ये तो वर्तमान में घटित हुई है तो वो क्या हो गई, वर्तमान कालिक क्रिया। डेफिनेशन बड़ी सरल है। सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया, ये इसका एक भेद है। वे क्रियाएं जिनके द्वारा वर्तमान में कार्य संपन्न होने का बोध। अभी ये तो सामान्य का मतलब होता है ऐसे वाक्य जिनसे हमें ये पता चलता है कि कार्य वर्तमान में चल रहा है। मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ, प्रतिदिन का मतलब आज भी और कल भी, यानी कार्य वर्तमान में भी जारी है। रश्मि प्रतिदिन व्यायाम करती है, यानी आज भी किया है, वर्तमान काल में चल रहा है। मीरा खाना खाती है, वर्तमान काल में कार्य कर रहा है। मीरा खाना खाती है यानी पहले भी खाया था, आज भी खाया, आगे खाएगी, यानी वर्तमान में भी कार्य हो रहा है। ऐसा नहीं, इसमें कहीं पता नहीं चलता कि प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ, प्रतिदिन शब्द आ गया, इसका मतलब ये नहीं काम बंद हो गया। प्रतिदिन का मतलब चालू है, आज भी हुआ है, आज का मतलब वर्तमान में भी हुआ है। तीनों से हमें पता चलता है कार्य वर्तमान में हो रहा है। क्रिया जो है इससे पता चल रहा है, जाता हूँ, करती हूँ, खाता है, वर्तमान में भी चालू है। अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया। वर्तमान कालिक क्रिया है ये हमें पता चल जाता है, लेकिन वो पूर्ण नहीं हो रही है। वर्तमान कालिक क्रिया का वह रूप जिससे कार्य का वर्तमान समय में जारी रहने का बोध होता हो। इस वाक्य के अंत में रहा हूँ, रही आदि सहायक क्रिया प्रयुक्त होती है। काम तो वर्तमान में है लेकिन पूरा नहीं होता है, अपूर्ण रहता है कार्य। इसी से समझ जाएं अपूर्ण वर्तमान का अपूर्ण क्रिया। क्रिया जो है ये वर्तमान कालिक है लेकिन पूरी नहीं होती है, इसमें अधूरी ही रहती है। मोहन चाय बना रहा है, अभी काम कर रहा है लेकिन उसका काम पूरा नहीं हुआ है, चालू है। पूनम कपड़े धो रही है, पूरी तरह नहीं धोए हैं, चालू है। विनोद खाना खा रहा है, अभी काम तो कर रहा है, पूरा नहीं हुआ, अपूर्ण है। हम स्कूल जा रहे हैं, पहुँचे नहीं हैं, अपूर्ण है। कार्य जो हम कर रहे हैं वो पूरा नहीं हुआ है, अधूरा है, अभी चल रहे हैं हम उस दिशा में, पूर्ण करने की ओर चलते ही जा रहे हैं लेकिन पूरा नहीं हुआ है। तो इसमें वर्तमान कालिक क्रिया का वह रूप जिसमें कार्य का वर्तमान समय में जारी रहने का बोध होता हो, कंटिन्यू, तो उसे कहते हैं अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया। इस वाक्य के अंत में रहा हूँ, रही, ये सब आते हैं। तो इसमें अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया के साथ दो उदाहरण भी याद कर लें। संदिग्ध वर्तमान कालिक क्रिया। वर्तमान में क्रिया तो संपन्न हो रही है लेकिन हमें निश्चय नहीं है उसके बारे में, थोड़ा संदेह बना हुआ है। वर्तमान कालिक क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के वर्तमान समय में होने पर संशय का बोध होता हो। वर्तमान में क्रिया तो हो रही है लेकिन उस कार्य के प्रति हमें निश्चय नहीं है कि वो काम हुआ है या नहीं हुआ है। इस वाक्य अंत में रहा हूँ, रही हूँ, ये सब आता है। और आदि सहायक क्रिया भी प्रयुक्त होती है। सहायक क्रिया यहाँ क्या है, जिसको रंजक क्रिया हम कहते हैं। वे सभी खाना खा रहे होंगे, अभी हमने काम तो बताया वर्तमान में। वे लोग जो दूसरे कमरे में बैठे हैं, दूसरे घर में बैठे हैं, कहीं दूसरे शहर में बैठे हैं, हमारा अनुमान है कि वर्तमान में वे खाना खा रहे होंगे, लेकिन हम कंफर्म नहीं कर सकते। सीता नहा रही होगी, हमारे सामने नहीं है, हम देख नहीं रहे हैं, बाथरूम में घुसते हुए किसी को नहीं देखा है, लेकिन हमारा अनुमान है कि वर्तमान में ये नहाने का काम वो कर रही होगी। सुनीता चाय बना रही होगी, सुनीता इस समय चाय बना रही होगी, ये हमारा अनुमान है, निश्चय नहीं है। और जहाँ निश्चय नहीं होता है वहाँ क्या होता है, संशय होता है। तो इसे संशय को ही हम क्या कहेंगे, संदिग्ध। तो जहाँ संशय मौजूद हो, हम वर्तमान में कार्य होना बता रहे हैं लेकिन निश्चय नहीं है, हमें थोड़ा सा संदेह है इस चीज़ में, तो इस प्रकार की वर्तमान कालिक क्रिया है, उसे हम कहेंगे संदिग्ध वर्तमान कालिक क्रिया। वाक्य के अंत में रहा होगी, रही होगी, ये सब इसमें आते हैं। और आगे वाला है मित्रों, अज्ञार्थक वर्तमान कालिक क्रिया।
वर्तमान कालिक क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान में आज्ञा या आदेश देने का बोध होता हो। कार्य वर्तमान में हो रहा है लेकिन उसमें आदेश का पुट जुड़ा हुआ हो। यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, इसका मतलब हमारे सामने है, कार्य वर्तमान में हो रहा है लेकिन क्रिया जो हो रही है बैठने की, उसके साथ हमारा आदेश जुड़ा हुआ है। यहाँ बैठ जाओ, तुम खाना बनाओ। खाना वर्तमान में चल रहा है काम बनाने का, लेकिन इसमें आदेश जुड़ा हुआ है। तुम सविता तुम खाना बनाओ, कार्य वर्तमान का है लेकिन इसमें आदेश जुड़ा हुआ है, आज्ञा जुड़ी हुई है। ममता पत्र लिखो, इसमें भी आज्ञा जुड़ी है, हमने ममता को आज्ञा दी है कि तुम पत्र लिखो। मामला वर्तमान का है, कार्य वर्तमान का है, क्रिया वर्तमान की है, लेकिन इसमें आज्ञा जुड़ी हुई है, आदेश जुड़ा हुआ है, तो इसको हम कहेंगे आज्ञार्थक वर्तमान कालिक क्रिया। और पांचवी है संभाव्य वर्तमान कालिक क्रिया। वर्तमान कालिक क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान समय में अपूर्ण क्रिया का बोध होता हो, संभाव्य वर्तमान कालिक क्रिया कहलाती है। जिस प्रकार हमने भूतकालिक क्रिया में पढ़ा था, संभाव्य, संभावना, शायद जिसके आगे लगता हो, शायद राधा आई हो। बाहर अपने घर के कोई नॉक करता है, कहाँ क्रिया तो वर्तमान की है, कोई बजा रहा है, तो हम कहते हैं शायद राधा आई हो। शायद जहाँ लग गया वहीं साथ में क्या जुड़ गया, संभाव्य जुड़ गया, यानी संभावना जुड़ गई। शायद के साथ ही संभावना सा आ गया। तो शायद राधा आई हो, काम तो वर्तमान में हो रहा है, हमारे घर का नॉक, हमारे कमरे का कोई दरवाज़ा नॉक करता है, तो हम अनुमान करते हैं कि अभी जो नॉक कर रहा है तो शायद राधा आई हो, शायद मोहन आया हो, शायद राम आया हो। या शायद लगाते ही क्या है, संभावना में बदल जाता है। भविष्यत्कालिक क्रियाएं, भविष्यत्कालिक क्रियाएं वे क्रियाएं जिनके द्वारा भविष्य में होने वाले काम का बोध होता हो, यानी सिंपल क्रिया के तीन रूप। क्रिया के तीन रूप हमें देखने हैं कि क्रिया जो कार्य जो है वो हमें क्या बता रहा है, कब हुआ है, भूतकाल में हुआ है, वर्तमान में, भविष्य में हुआ है। तो क्रिया का वह रूप जिसको पढ़ने से हमें ये पता चलता है कि ये काम तो भविष्य में होने वाला है, यानी भविष्य में होने वाला है, न भूतकाल में, न वर्तमान में, भविष्य में होने वाला है। राम अगले माह दिल्ली आएगा, अगले माह भविष्य में चला गया। श्याम अगले दिन घर आएगा, भविष्य में चला, अगला आते ही क्या हो गया, भविष्य में चला गया। तो ये है भविष्यत्कालिक क्रिया, लेकिन इसके भेद भी देखने होंगे मित्रों हमें। सामान्य भविष्यत्कालिक, सामान्य भविष्यत्कालिक, सामान्य क्रियाएं जिसमें कर्ता हो, क्रिया हो। भूतकालिक क्रिया का वह रूप जिससे सामान्य से आगामी समय में बोध होता हो। सामान्य रूप से क्रिया को देख करके, कार्य का बोध कराने वाले शब्द को देख करके हमें ये पता चलता हो कि ये काम तो भविष्य में होने वाला है। वह पत्र लिखेगा, लिखा नहीं है, न लिख रहा है, लिखेगा, भविष्य का बोध हो रहा है। तो लिखेगा क्रिया जो है, ये शब्द जो है क्रिया का बोध करा रहा है, और यही कौन से काल का बोध करा रहा है, भविष्य का। मैं घर जाऊंगा, जाऊंगा भविष्यत काल का बोध करा रहा है, लेकिन जाऊंगा क्या है, क्रिया है। हम टेनिस खेलेंगे, खेलना क्या है, क्रिया है, लेकिन कौन से काल के बोध करा रही है क्रिया शब्द, भविष्य का बोध करा, खेलेंगे भविष्य में चला जाता है। तो दूसरी है आज्ञार्थक भविष्यत्कालिक क्रिया। क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य काल में आज्ञा आदेश दोनों, जिस प्रकार हमने वर्तमान में पढ़ा था, आज्ञार्थक वर्तमान कालिक क्रिया कि वर्तमान में कार्य होना बताया जाता है लेकिन उसके साथ आदेश जुड़ा हुआ होता है, तो आज्ञा जुड़ी हुई होती है। ठीक उसी प्रकार कार्य भविष्यत काल में होने होता है लेकिन उसके साथ आज्ञा आदेश जुड़ा रहता है, उसको कहते हैं आज्ञार्थक भविष्यत्कालिक क्रिया। क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में आज्ञा आदेश देने का बोध प्रकट होता हो, उसे आज्ञार्थक भविष्यत्कालिक क्रिया कहा जाता है। आप कल जयपुर अवश्य जाइएगा, आप कल, आने वाला कल भविष्यत काल में हो गया, लेकिन साथ में क्या जुड़ा हुआ है इस वाक्य में, आज्ञा आदेश जुड़ा हुआ है कि आप कल जयपुर अवश्य जाइएगा, आप अपना कार्य अवश्य पूर्ण कीजिएगा। साथ में आज्ञा जुड़ी हुई है, पूर्ण कीजिएगा, अपना कार्य पूर्ण कीजिएगा, ये क्रिया का बोध कराता है। और ये क्रिया जो है ये भविष्यत काल का बोध कराती है, लेकिन इस भविष्यत्कालिक क्रिया के साथ क्या जुड़ा हुआ है, कौन सा भाव जुड़ा हुआ है, आज्ञा का।
तो इसको कहेंगे हम अज्ञार्थक भविष्यत्कालिक क्रिया। और ये है मित्रों संभाव्य भविष्यत्कालिक क्रिया। कार्य भविष्य में होने वाला है, क्रिया हमें बता रही है। क्रिया शब्द से हमें पता चलता है कि ये जो क्रिया है ये भविष्यत काल में होने वाली क्रिया है, लेकिन इसके साथ भाव क्या मौजूद है? भविष्यत्कालिक क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य काल में होने की संभावना बोध हो तो उसे संभाव्य भविष्यत्कालिक क्रिया कहते हैं। संभावना, यहाँ ध्यान दें, क्रिया के बारे में एक तो हम ये कहेंगे कि ये निश्चित रूप से होगा, कल बारिश निश्चित रूप से कल बारिश आएगी, तो यहाँ संभावना नहीं जताई है हमने, पूरा विश्वास जताया है, लेकिन शायद कल बारिश होगी, इसमें हमने क्या कर दिया, संभावना जता दी कि गारंटी नहीं है। जहाँ गारंटी नहीं है वहाँ क्या संभावना है, गाड़ी 1 घंटे देरी से आ सकती है। ये हमने अनुमान लगाया है, कंफर्म नहीं है कि हम, नहीं तो हम कहते गाड़ी 1 घंटे बाद आ जाएगी, लेकिन ये कहता है कि गाड़ी 1 घंटे देरी से आ सकती है, संभावना जताई है। अब इसके आगे जहाँ शायद लगा दो तो संभावना आगे, शायद गाड़ी शायद 1 घंटे देरी से आ सकती है। संभावना जहाँ भी मौजूद हो उसको कहेंगे हम संभाव्य भविष्यत्कालिक क्रिया। अब इसको बहुत ज़्यादा इसमें उलझने की ज़रूरत नहीं है कि भेद पढ़ने, यहाँ हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, एक शब्द होता है खेलना, खेला, खेल रहा है, खेलेगा, 3 शब्द हो गए ना। तो ये शब्द जो है इनका रूप क्या है, तो आप पढ़ करके कहेंगे क्रिया रूप है। ये तो खेलना कूदना ये सब क्या है, क्रिया है। उस क्रिया से फिर हमें पता करना है कि ये इस क्रिया शब्द से कौन से काल का बोध होता है, ये भूतकाल में, वर्तमान में, भविष्य में कौन से काल का बोध होता है, बस इतनी चीज़ होती है। उसके साथ फिर इतना सा पता करना है कि इसमें किस चीज़ का साथ में बोध है, भाव क्या जुड़ा है, कोई आज्ञा देने का भाव जुड़ा हुआ है इस भविष्यत्कालिक में, या फिर कोई संभावना जताई जा रही है, या फिर पूरा हो चुका ये काम बता रहा है। बस ये थोड़ा सा देखने की ज़रूरत होती है। तो ये थे मित्रों भेद। और इसके साथ ही आप देखिएगा रंजक क्रिया क्या होती है। जब कोई क्रिया मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर मुख्य क्रिया और ज़्यादा प्रभावशाली बना देती है, रंजक क्रिया कहलाती है। राम खाना खा रहा है, राम कर्ता हो गया, खाना क्या हो गया, कर्म हो गया, ठीक है। खा, इतने से हमें पता चल जाता है कि राम क्या कर रहा है। आगे रहा है को हटा दो एक बार के लिए, राम खाना खा, राम क्या कर रहा है, खाना खा रहा है। लेकिन ये जब हमने आगे लगा दिया रहा है, राम खाना खा रहा है, तो क्रिया तो खाना है ना, ये इसकी सहायक क्रिया हो गई, इसी को रंजक कहते हैं। ये जुड़ने के बाद ये खा जो है इसका अर्थ और ज़्यादा स्पष्ट हो गया। इसको इनका अर्थ स्पष्ट करने के लिए रहा है कि सबसे ज़्यादा भूमिका रही है। तो यह मुख्य क्रिया जो है उसके साथ जुड़कर इसको और ज़्यादा प्रभावशाली बना देती है। प्रभावशाली बनाने का मतलब ये होता है यहाँ कि इसका अर्थ जो है वो और ज़्यादा स्पष्ट करके अधिक स्पष्टता ला देती है, यानी हम बात को अच्छे से समझ जाते हैं। तो ये मुख्य क्रिया है, इसके साथ रहा है, रही है, रहे, इस तरह की जो होती हैं, कर लिया, काम कर लिया, तो लिया क्या है, रंजक क्रिया है, क्योंकि लिया, काम कर लिया, कर के साथ लिया जोड़ लिया है, तो वो क्या है, उसको कर को और ज़्यादा स्पष्ट कर देती है। तो रंजक क्रिया का मतलब ये होता है सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया जो मुख्य क्रिया का साथ जुड़कर उसका अर्थ और ज़्यादा स्पष्ट कर देती है, तो वो कहलाएगी रंजक क्रिया। एक मित्रों था धातु, पहले बताया लेकिन फिर थोड़ा सा देख लें अब कि कोई भी शब्द होता है तो उस शब्द में हम या तो प्रत्यय जोड़ देते हैं या उपसर्ग जोड़ देते हैं, लेकिन जब उपसर्ग प्रत्यय को हटाते हैं तो उसमें क्या होता है, मूल शब्द निकल करके आता है।
मूल शब्द में हम जैसे आप देखेंगे पढ़ना चलना है, ये शब्द हमारे सामने है, ठीक है। अब इसमें ये शब्द तो ठीक है, चलना है, क्रिया है, लेकिन ये शब्द बना कैसे है? तो हम देखेंगे कि इसमें ना प्रत्यय जुड़ा हुआ है, चल और ना। तो इस प्रकार प्रत्यय और उपसर्ग जोड़ करके हम शब्द बना करके काम में लेते हैं। लेकिन जब उनको हटा देते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय को हटा देते हैं, तो फिर उसके बाद जो बचता है वो शब्द का क्या बच जाता है? मूल रूप बच जाता है। और उसी मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु। चलना क्या है? क्रिया है। क्रिया कैसे बनी है? कि चल मूल शब्द है, उसमें ना जोड़ने से क्या बनी है? क्रिया बनी है। तो क्रिया का, चलना क्रिया का जो मूल रूप है उसको हम क्या कहेंगे? धातु कहेंगे। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। मूल रूप का मतलब यही होता है, क्रिया के उपसर्ग प्रत्यय जो है क्रिया शब्द के हटा दो, फिर जो बचता है वो उसका धातु बचता है, यानी क्रिया का मूल, क्रिया शब्द का मूल रूप बचता है। क्रिया साधारण रूप में अंत में ना लगा रहता है, सब में लगा रहता है। आना जाना, पढ़ना, चलना, खेलना, कूदना, सब में ना लगा रखा है मूल शब्द में। इसमें आ जा, पढ़, चल, खेद, कूद धातुएं हैं, यानी शब्दों के मूल रूप हैं। क्रिया का ना हटा देने पर धातु शेष रह जाता है। ना हटाने पर, यानी कि इसमें जो ना प्रत्यय लगा हुआ है वो हटा दो, मूल शब्द शेष रहेगा, वही क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। तो धातु किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे क्रिया का जो मूल रूप है, मूल शब्द है, उसी को हम कहेंगे धातु। अब धातु दो प्रकार के होते हैं, एक तो यौगिक और एक होती है मूल धातु। तो ये तो बड़ा सरल है, ये स्वतंत्र होती है, अन्य शब्द पर निर्भर नहीं होती। जैसे ये बताया आपको, चल ना हटाया हुआ है, जिनमें मूल धातु उसको कहेंगे जिसमें से उपसर्ग प्रत्यय हटा दो। जो मूल शब्द जिसको मैंने आपको समझाया कि धातु क्या होती है, उसमें उपसर्ग प्रत्यय हटा दोगे तो वो हो गई मूल धातु, और उपसर्ग प्रत्यय जोड़ करके शब्द बना लोगे, क्रियात्मक शब्द बना लोगे, तो वो हो जाएगी यौगिक धातु। यौगिक का मतलब जुड़ी हुई, यानी धातु में उपसर्ग प्रत्यय जब जोड़ के बनाते हैं शब्द तो वो बन जाती है यौगिक धातु। अब ये जो मामला है क्रिया के वाच्य, अभी तक हम पढ़ रहे थे वर्गीकरण, काल के आधार पर क्रिया के वर्गीकरण पढ़ रहे थे। अब एक शब्द आपके सामने बहुत बार आता होगा, वाच्य किसे कहते हैं? वाच्य का मतलब ये होता है कि जो क्रिया शब्द है उसको हम काम में लेते हैं लिंग वचन के अनुसार, लिंग वचन पुरुष के अनुसार उस क्रिया को हम बदलते हैं। जैसे राम खाना खाता है, ठीक है। तो यहां देखिएगा क्रिया शब्द क्या है? खाता है, ये वाला क्रिया शब्द है। खाता है स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? खाता है पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग क्या होगा इसका? खाती है। यहां हमने खाता पुल्लिंग क्यों काम में लिया है? क्योंकि ये जो क्रिया है ये किसके लिए आई है, किसके अनुसार आई है? कर्ता के अनुसार आई है। राम क्या है? पुल्लिंग, और राम पुल्लिंग है, कर्ता है। राम कर्ता है और साथ में क्या है? पुल्लिंग है। यहाँ जो क्रिया है वो किसके अनुसार आई है? कर्ता के अनुसार आई है। तो क्रिया के लिंग वचन ये सब क्या होंगे? कर्ता के अनुसार होंगे। इसी को हम देख देते हैं, सीता खाना खाती। तो क्रिया है वो तीन प्रकार से आती है, या तो कर्ता के अनुसार आएगी, या कर्म के अनुसार आएगी, या फिर दोनों के अनुसार ही ना आएगी तो फिर आएगी भाव के अनुसार। तो इसी आधार पर इसके क्रिया के जो वाच्य हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। यानी क्रिया किसके अनुसार आई है ये बताने वाले शब्द क्या करेंगे? वाच्य बताए। सीता यहाँ क्या है? स्त्रीलिंग है, और यहाँ क्रिया किसके अनुसार आई है? कर्ता के अनुसार प्रयोग की है हमने।
तो यहाँ स्त्रीलिंग है कर्ता, तो जाहिर सी बात है क्रिया भी स्त्रीलिंग हो गई। यहाँ कर्ता पुल्लिंग है, तो ये क्रिया भी पुल्लिंग हो गई। तो जहाँ क्रिया कर्म के अनुसार आए तो कर्मवाच्य क्रिया, क्रिया कर्मवाच्य हुई, और कर्ता के अनुसार आती है तो कर्तृवाच्य, और भाव के अनुसार आती है तो भाववाच्य होती है। तो वाच्य का मतलब आप समझ रहे हैं ना। अब थोड़ा सा इसको विस्तार से देखें, इसको थोड़ा डिटेल से देखते हैं, समझ में आ जाएगी। ये काफी सरल है। जिस वाक्य की क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होता है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। अर्थात कर्तृवाच्य की क्रिया के लिंग वचन पुरुष अपने कर्ता के अनुसार, कर्ता के लिंग वचन पुरुष के अनुसार होते हों। यानी हमें देखना क्या है कि क्रिया के जो लिंग की दृष्टि से, वचन की दृष्टि से, पुरुष की दृष्टि से, यदि उस क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार हो रहा है, कर्ता पुल्लिंग है तो वो उसका भी प्रयोग पुल्लिंग में हो रहा है, और कर्ता पुरुष है तो उसका भी पुरुष के, इस तरह से कर्ता के अनुसार यदि क्रिया का प्रयोग हुआ है, लिंग वचन पुरुष ये मैच करते हो कर्ता से, तो हम कहेंगे कर्तृवाच्य। यदि कर्म से मैच करते हैं तो हम कहेंगे कर्मवाच्य, और दोनों से मैच नहीं करते तो हम कहेंगे भाववाच्य। अब इसको उदाहरण के साथ देखें आप, फिर काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा। अब ये जो वाक्य है, महिलाएं नृत्य कर रही हैं, कर रही हैं, मुख्य क्रिया क्या है? करना। रही हैं रंज क्रिया, ये आपको पहले बताया था, एक बार रिमाइंड करवा रहा हूँ। लेकिन अभी हमें पढ़ना क्या है, क्रिया जो है, क्रिया का सबसे पहले देखें आप कि लिंग क्या है, स्त्रीलिंग है। पुरुष होता तो क्या होता, पुरुष होते तो क्या होता, पुरुष नृत्य कर रहे हैं, लेकिन या रही है स्त्रीलिंग है, तो हमने रही है ही क्यों लिखा है, क्योंकि महिलाएं जो हैं ये क्या हैं, कर्ता, और नृत्य कर्म, तो यहाँ कर्म के अनुसार नहीं आई है क्रिया। क्रिया किसके अनुसार आई है, महिलाओं के अनुसार आई है, क्योंकि महिलाएं स्त्रीलिंग होती हैं, क्रिया का प्रयोग भी हमने स्त्रीलिंग में किया है। यदि यहाँ पुल्लिंग होता और तो यहाँ क्रिया पुल्लिंग में आती, तो इस तरह से जब आती है तो कर्ता के अनुसार आ रही, कर्म के अनुसार नहीं आ रही। यहाँ कर रही हैं स्त्रीलिंग महिलाएं, और क्रिया भी स्त्रीलिंग प्रयुक्त की है, तो किसके अनुसार हमने प्रयुक्त की है, रहे हैं क्यों नहीं लिखी, क्योंकि यहाँ कर्ता जो है वो स्त्रीलिंग है, इसलिए इसके अनुसार हमने इस काम में ले ली। तो हम कहेंगे ये जो क्रिया है इसमें वाच्य क्या है, कर्तृवाच्य है, क्योंकि हमने कर्ता के अनुसार इसको प्रयोग किया है। यहाँ कर्ता महिला के अनुसार ही क्रिया का लिंग वचन पुरुष का। इसी तरह गीता पूजा करेगी, ये देखना यहाँ पूजा क्या है, कर्म है, कर्म के अनुसार हमने क्रिया का प्रयोग नहीं किया है। गीता का सबसे पहले हम मैच करें, गीता क्या है, स्त्रीलिंग है, एक नंबर तो हो गया स्त्रीलिंग, ठीक है। वचन की दृष्टि से गीता क्या है, एक वचन, और यहां भी आप देखेंगे क्रिया जो है ये करेगी, करेगा नहीं आया है, करेगी आया है, स्त्रीलिंग आया है, ठीक है। करेंगी बहुवचन होता है और करेगी एक वचन होता है। गीता भी एक वचन है और यहाँ करेगी भी, इसमें क्रिया में भी एक वचन है। तो यहाँ लिंग और वचन दोनों के मैच कर लें आप, क्रिया के भी और कर्ता के भी। यदि मैच कर रहे हैं दोनों के, तो हम कह सकते हैं कि इस क्रिया के जो लिंग वचन पुरुष जो हैं वो हमने कर्ता के अनुसार
काम में लिए हैं। जो लिंग वचन पुरुष कर्ता के हैं वही लिंग पुरुष वचन यदि इसके मिलते हैं, क्रिया के मिलते हैं, दोनों के समान होते हैं, तो हम कहेंगे ये क्रिया जो है इसके लिंग पुरुष वचन जो है वो कर्ता के अनुसार कर्म में लिए गए हैं। तो ये इसे हम कहेंगे कृतवाच्य, यानी कृत्र का मतलब कर्तावाच्य। आप दूसरा देखें, आप नानी माँ पूजा करेंगी। अब यहाँ थोड़ा सा आप कंफ्यूज होंगे। यहाँ के क्या लिखा है मित्रों? नानी एक वचन है और करेंगी बहुवचन है। तो इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि हाँ तो एक वचन है, वचन के अनुसार तो इसके अनुसार नहीं है। नानी माँ पूजा करेंगी, करेंगी, नानी क्या है? स्त्रीलिंग है, ठीक है, और एक वचन है। और करेंगी जो है ये भी क्या है? स्त्रीलिंग है, लेकिन बहुवचन है। वचन की दृष्टि से क्या है? बहुवचन। एक वचन क्या होगा इसकी जगह? करेगी, करेंगी, करेगी। लेकिन यहाँ क्या है? नानी माँ, जहाँ सम्मानीय व्यक्ति होता है उसके लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। आप पिताजी ये काम करेंगे, हम बहुवचन कर प्रयोग। जहाँ समानार्थ हम बोलते हैं, आदर के साथ बोलते हैं, तो हम वहाँ बहुवचन काम में लेते हैं। तो इस तरह का कन्फ्यूज़न पैदा न हो कि ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। ये बात हमेशा याद रखना कि जहाँ भी सम्मानीय व्यक्ति होता है, आदरणीय होता है, उसके लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ जो क्रिया है करेंगी, इसमें स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग के अनुसार आई ये क्रिया, और एक वचन है नानी, लेकिन यहाँ आदरणीय होने के कारण यहाँ बहुवचन का प्रयोग किया है। दादाजी बाजार गए। अब यहाँ गए, गई शब्द तो नहीं आया ना। दादाजी बाजार गए, यहाँ भी बहुवचन आया है, गया नहीं आया, बहुवचन आया, सेम स्थिति है। लेकिन यहाँ पुल्लिंग है, गए भी पुल्लिंग है। गई होता तो स्त्रीलिंग हो जाता। दादाजी एक वचन है, गए बहुवचन है। आदरणीय होने के कारण हमने इनको बहुवचन काम में लिया। मैं नहा रहा हूँ, रहा हूँ, मैं नहा रहा हूँ, यानी कि क्रिया से हमें पता चलता है कि ये पुरुष है कोई। मैं नहा रहा हूँ। इसमें कर्तवाच्य में सकर्मक एवं अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का बोध होता है। ये याद रखने वाली पंक्ति है। जब वैकल्पिक प्रश्न आते हैं, कौन सा कथन गलत है, कौन सा सही है, इस तरह के प्रश्न जब आते हैं तो उसमें इस तरह की ये पंक्तियाँ रख दी जाती हैं मित्रों। तो ये याद कंठस्थ करने वाले, दिमाग में बैठा लेने वाली है कि इसमें कर्तवाच्य जो होता है वो सकर्मक अकर्मक दोनों होता है, दोनों प्रकार का होता है। तो सकर्मक भी होता है और अकर्मक भी होता है। क्रिया मौजूद, उसमें कर्म मौजूद भी होता है, कई बार नहीं भी होता। क्या ये सही है? वैकल्पिक जो ऑप्शन दिए जाते हैं उसमें इस तरह की लाइनें आ जाती हैं। तो इस लाइन को याद रख लेना कि कर्तवाच्य है वो सकर्मक अकर्मक दोनों प्रकार का होता है। अब हमने क्या देखा है अभी तक कि कर्तवाच्य यानी क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार आई है तो हम कहेंगे ये कर्तवाच्य है। लेकिन कर्मवाच्य, जहाँ क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार न होकर के कर्म के अनुसार होता है, तो हम कहेंगे ये जो क्रिया है इसका प्रयोग कर्म के अनुसार हुआ है, उससे कहेंगे हम कर्मवाच्य। जिस वाक्य की क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग वचन पुरुष के अनुसार हुआ। अभी तक हमने क्या पढ़ा? कर्तवाच्य। तो इसमें देखा क्रिया का जो प्रयोग होता है वो कर्ता के लिंग पुरुष वचन के अनुसार हुआ है। लेकिन अब देखेंगे हम कि वो कर्ता के अनुसार न होकर के कर्म के अनुसार, यानी कर्म के जो लिंग पुरुष वचन है उसके अनुसार ही क्रिया के लिंग पुरुष वचन मिलेंगे आपको। रामचंद्र द्वारा रावण को मारा गया। रावण, यहां जो है रावण को मारा गया, मारा गया जो क्रिया है, यहां मैंने आपको बताया था रामचंद्र आदरणीय पुरुष हैं, ठीक है, और यहां प्रयोग मारा गया, रामचंद्र द्वारा रावण को मारा गया।
तो यहाँ मारा गया जो है ये रावण के अनुसार आया है। रावण एक वचन है और मारा गया भी एक वचन है। रावण पुल्लिंग है और यहाँ भी पुल्लिंग का प्रयोग हुआ है, मारी गई नहीं आया, मारा गया आया है। दूसरा देखिएगा, धनी लोगों द्वारा निर्धनों को दान दिया जा रहा है। ये दोनों जो है दान दिया जा रहा है, निर्धन यानी आदरणीय नहीं माने जाते, तो इसमें क्या है, दान दिया जा रहा है। यहाँ इसके लिंग पुरुष वचन किसके अनुसार आए, निर्धनों के अनुसार। तो यहाँ निर्धन जो है ये क्या है, कर्म है। तो यहाँ धनी लोगों के द्वारा, धनी लोगों के लिए यहाँ प्रयोग नहीं हुआ। इनका लिंग वचन कारक जो है, लिंग वचन पुरुष जो है वो किससे मैच करता है, कर्म से मैच करता है। यहाँ मारा गया दिया जा रहा है, क्रिया का प्रयोग क्रमशः रावण और दान के लिंग वचन के अनुसार ही प्रयुक्त हुआ है। यहाँ कर्ता से कोई लेना देना नहीं है इसमें। यहाँ लिंग वचन पुरुष किससे मैच करते हैं, कर्म से मैच करते हैं। कर्म का लिंग मिला लो, पुरुष वचन मिला लो और क्रिया का मिला लो, दोनों का सेम मैच करेगा, तो हम कहेंगे ये कर्म के अनुसार आई है। निर्धनों को दान दिया जा रहा है। निर्धनों को क्या है, बहुवचन है, निर्धनों बहुवचन हो गया ना, तो दान दिया जा रहा है, दिया गया या दे रहे, दिए एक व्यक्ति के लिए नहीं है, दिया जा रहा है, बहुवचन है। और निर्धनों, इससे ये तो पता नहीं चलता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का तो पता नहीं चलता, इसमें पता नहीं चलता। तो जहाँ क्रिया का प्रयोग, क्रिया के लिंग पुरुष वचन जो हैं वो यदि कर्म से मैच कर रहे हों, कर्म वाले सेम हों, तो हम कहेंगे ये कर्मवाचक, कर्मवाच्य है। इस क्रिया में कर्मवाच्य है। और जैसे होटल में शराब पिलाई जा रही है, अभी तो इसको देखना थोड़ा। होटल क्या है, पुल्लिंग है ना, ये पुल्लिंग है। जा रही है, ये क्या है, स्त्रीलिंग है। रहा है पुल्लिंग हो जाता, रही है क्या है, स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पिलाई जा रही है, ये क्रिया जो है पिलाई जा रही है, इस क्रिया में स्त्रीलिंग है और यहाँ होटल में क्या है, पुल्लिंग है। तो हमें पता चल जाएगा कि इस क्रिया का प्रयोग जो है वो और इसके कर्ता के अनुसार नहीं आ रहा है। तो फिर शराब, कर्म क्या है इसमें, शराब है, और कर्म का लिंग क्या है, स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग है, एक वचन है, एक वचन बहुवचन दोनों में आती है। स्त्रीलिंग ये है और क्रिया भी क्या है, क्रिया का प्रयोग भी क्या है, स्त्रीलिंग में है। और शराब क्या है, कर्म है। तो हम कहेंगे इसके अनुसार इसका प्रयोग हुआ है, होटल के अनुसार नहीं हुआ, कर्म के अनुसार हुआ। शराब कर्म है तो कर्म के लिंग वचन इससे मैच करते हैं क्रिया से, तो हम कह सकते हैं कि इसका प्रयोग जो है वो कर्म के अनुसार हुआ है। अतः है इस क्रिया में क्या है, कौन सा वाच्य है, कर्म वाच्य है। भाववाच्य, जहाँ क्रिया का प्रयोग, क्रिया के लिंग पुरुष वचन न तो कर्ता के अनुसार आए और न ही कर्म के अनुसार आए, भाव के अनुसार आए। भाव के अनुसार आए वहाँ होता है भाववाच्य। भाव के अनुसार किस तरह से होता है, देखें, मुझसे उठा नहीं जाता, उठा नहीं जाता, ये क्या है, क्रिया है। उठा नहीं जाती क्यों नहीं आया, जाता क्यों आया है, मुझसे। इसमें यही पता नहीं चलता है कि ये मुझसे जो है सर्वनाम, ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, कोई सा भी नहीं है, पता ही नहीं चल रहा है। स्त्रीलिंग भी हो सकता है, पुल्लिंग भी हो सकता है, कि ये क्लियर ही नहीं है, कंफर्म नहीं है। तो फिर यहाँ उठा नहीं जाता, मुझसे उठा नहीं जाता, न तो ये कर्ता के अनुसार आई है, और कर्ता का हम निर्धारण नहीं कर सकते कि ये स्त्रीलिंग लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार, वचन के अनुसार एक वचन है और यहाँ भी एक वचन है। लेकिन इससे ये पता नहीं चलता कि पूरी तरह से लिंग वचन पुरुष जो कर्ता के हैं वो ही इसके हैं, इसमें यही पता नहीं चलता। तो यहाँ क्रिया जो है ऐसे पता नहीं चलता है,
तो इसका मतलब है कि यहाँ भाव के अनुसार आइए, इस वाक्य में मौजूद जो भाव है उसके अनुसार आइए, नहीं तो सीधा सीधा ही पता चल जाता है, क्योंकि इसमें कर्ता जो है उसका ही पता नहीं चल रहा है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। मुझसे खाया नहीं जाता, ये वाक्य स्त्री भी ऐसे ही बोलती है और पुरुष भी ऐसे ही बोलता है। मुझसे खाया नहीं जाता, पता नहीं चल रहा है, जाहिर सी बात है भाव के अनुसार प्रयुक्त हुई है। दादाजी से चला नहीं जाता, तो यहाँ जो है दादाजी से चला नहीं जाता, आप कहेंगे ये कर्ता के अनुसार आई, लेकिन कर्ता के अनुसार नहीं है, क्योंकि यहाँ स्त्रीलिंग कर देते हैं। दादी जी से चला नहीं जाता, तो आगे वाली में कोई फ़र्क पड़ता है क्या? ऐसे ही रहेगी। ऐसे ये जो है ये स्त्रीलिंग के लिए भी ऐसे समान रूप से आती है, पुल्लिंग के लिए भी, यानी कि स्त्रीलिंग लगा दो कर्ता की जगह, चाहे आप पुल्लिंग लगा दो, उसमें क्रिया में कोई फ़र्क नहीं पड़े, तो वो मान के चलेंगे आप भाववाच्य है। अब यहाँ दादाजी क्या है? कर्ता है, ठीक है। चला नहीं जाता क्या है? क्रिया है। यहाँ इसमें जो कर्ता क्या है? दादाजी। दादाजी की जगह हम दादी जी कर दें तो भी ये ऐसे की ऐसी रहेगी, इसमें कोई इसके लिंग वचन कारक में कोई फर्क नहीं पड़ना, यथावत रहेगी। नाना जी कर दो चाहे नानी जी कर दो, एक वचन कर दो और चाहे बहुवचन कर दो, ठीक है। मुझसे चला नहीं जाता, यहाँ कोई लिंग वचन पुरुष कुछ भी बदल दो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यथावत रहेगी। तो समझेंगे आप, ये भाववाच्य है। आओ अब पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं, आओ। इसमें कहीं भी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, एक वचन, बहुवचन पता नहीं चलता, यानी कि आगे की जो क्रियाएं हैं उसको, उसके पहले जो कर्ता है उसका लिंग वचन बदल दें आप, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो यथावत रहेगी। तो निश्चित रूप से वो कर्ता या कर्म के अनुसार नहीं आई है, भाव के अनुसार आई है। तो इसको बोलते हैं भाववाच्य। इन वाक्यों में कर्ता या कर्म प्रधान न होकर भाव मुख्य है, अतः इसकी क्रियाएं भाववाच्य का उदाहरण है। तो मित्रों, ये थे वाच्य और काल के आधार पर क्रिया का वर्गीकरण। इसको अच्छे से पढ़ा होगा, उम्मीद करता हूँ। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं विशेषण। तो आज की क्लास यहीं तक, धन्यवाद।